हेलो, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स, बेस और सॉल्ट के बारे में। Welcome to PA3 Tuition Point. देखते हैं सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सॉर इन टेस्ट। ये ऐसे सब्सटेंस है जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। कुछ नॉर्मल एसिड्स को हम टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, ये सभी सिट्रिक एसिड से बने हुए हैं, तो ये सारे हम टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। द टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। बच्चों, दो तरह के लिटमस पेपर हैं हमारे पास, एक ब्लू और एक रेड। ये अगर हम ब्लू लिटमस की बात करें तो ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। दे गिव एच आयन इन एक्वा सोल्यूशन। अगर इसका एक्वा सोल्यूशन हम क्रिएट करें तो उसमें ये हमें पॉजिटिव हाइड्रोजन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वीक एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये हमारे वीक एसिड्स हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में देखते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड बच्चों होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। अगर बात करें डाइल्यूट एसिड्स की, तो डाइल्यूट एसिड्स में एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। चलिए बात करेंगे बेसिस के बारे में। These substances are bitter in taste। बच्चों, ये सब्सटेंसेस बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं टेस्ट में। They turns red litmus solution to blue। और ये लिटमस सॉल्यूशन, जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। They gives OH आयन। देखो, हाइड्रोजन पर प्लस आयन दे रहा था हमारा एसिड, और बेस हमारा देता है हाइड्रोक्सिल आयन उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। वीक बेसिस के बारे में बात करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस है। बच्चों, एल्कली, दीज आर द बेसिस सॉल्युबल इन वाटर। ये ऐसे बेसिस हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं और उनको हम कहते हैं एल्कली, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। पहले जानते हैं इंडिकेटर होते क्या है। बच्चों, इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो, सभी एसिड और सभी बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एसिड्स वीक हार्ड है और जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, इसलिए इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे जिससे कि हमें एसिड और बेस का पता लग सके। तो देर आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अभी क्या करते हैं हम इंडिकेटर्स के थ्रू एसिड और बेस का पता लगाते हैं, जिससे कि उसका कलर भी चेंज हो जाता है अलग अलग सब्सटेंस के अंतर्गत। जैसे अगर एसिड है तो कलर चेंज होगा, स्मेल चेंज होगा, बेस है तो स्मेल चेंज होगा, और एसिड डिफरेंट कलर में ये चेंज होगा। ठीक है, इंडिकेटर्स की टाइप्स कितनी हैं? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर बाय ट्रीज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जो भाई हमें नेचर से मिल जाएं वो नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, जैसे हमारे पास लिटमस है, लिटमस लाइकेन से मिलता है बच्चों, और टर्मरिक, ये भी हम घरेलू यूज़ में लेते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों इंडिकेटर हमारे पास हैं नेचुरल इंडिकेटर। दूसरे बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो नेचुरली तो अक्रिंग होते नहीं है, जिनको हमें लैब के अंदर बनाना पड़ता है ना। These are the chemical substances prepared in laboratories। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर्स हमारे पास हैं जिन्हें हम कह रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी तीसरा है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बच्चों, ये कैसा होता है? दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर। इनके स्मेल है ना, इनका ऑर्डर जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है इन एसिड्स एंड बेसिस, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम इनको कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ऑनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, तो ये एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चों, आगे हम बात करेंगे, अभी बात की हमने इंडिकेटर्स के बारे में, अब जान लेते हैं इन एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, जब रिएक्शन मेटल के साथ इनकी होगी, यानी कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखिए, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या है? स्ट्रोंग एसिड। ठीक है, जब जेडन के साथ रिएक्शन करेगा, जेडन क्या है? हमारा मेटल। ठीक है, जिंक हमारा मेटल है, और जब ये ट्रीट करेगा इससे तो बनाएगा जेडन
Cl2 प्लस H2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो गई है। ठीक है, अब बेस के साथ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जब मेटल है ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में रखा है हमने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट और H2, Na2ZnOH। ये क्या होता है बच्चों? सोडियम जिंकेट, और ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे जब CO2 की रिएक्शन करी जाती है, यानी कि अगर लाइम वाटर से हम CO2 को ट्रीट करें तो क्या होगा। ठीक है, CaOH2 प्लस CO2, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 में डालते हैं या CO2 को इसमें प्रोवाइड किया जाता है तो हमारा होता है CaCO3 मिलता है हमें, और हाइड्रोजन मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है ना, लाइम वाटर जो हमारा CaOH2 है ये थोड़ा मिल्की सा हो जाता है, CO2 के जाते ही नहीं ये मिल्की सा हो जाता है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी हम CO2 को डाल देते हैं तो ये मिल्कनेस जो है इसकी डिसअपेयर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि रिएक्शन जब एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ होगी तो क्या होगा। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो सॉल्ट बनता है और H2O बनता है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के कैरेक्टर्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइज रिएक्शन। 1 नंबर में बच्चों आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखें कि एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। तो ये तो थी जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं। आगे देख लेते हैं कि जब मेटलिक ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक बच्चों बात जान लो, क्या है कि मेटलिक ऑक्साइड्स जो मेटल के साथ ऑक्सीजन को कहते हैं मेटलिक ऑक्साइड, तो इस तरह का ऑक्सीजन जो मेटल के साथ ट्रीट करके रहा है। तो मेटल क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, और बेसिक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है ये। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास MgO है, CaO है, ये क्या है? मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, मेटल और ऑक्सीजन का मिक्सचर। ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ डालते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो भी हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ किया तो ये बना हमारा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देख लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये बात थी हमारी मेटेलिक ऑक्साइड्स की, अब हम ले रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस के साथ उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक में देख लेते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन एसिडिक इन नेचर। देखो, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और H2O मिलेगा, यानी कि पानी मिलेगा। ठीक है, CO2 प्लस CaOH2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट मिला और वाटर मिला। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ऐसी क्या चीज़ है जो सभी एसिड्स के साथ कॉमन होती है? सभी एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन है? तो देखेंगे, ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन प्लस आयन इन कॉमन, यानी कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, एसिड्स प्रोड्यूस H आयन्स इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक नेचर, और इसी H आयन की वजह से हम इसे एसिडिक इन नेचर कहते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा H आयन प्लस हो जाएगा, जितना ज़्यादा H आयन उनमें होगा उतना ही हार्ड एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा, और जितना कम H आयन वो प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो वीक होगा। ठीक है, अभी हमने पीछे बात करी थी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। ठीक है, और वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। ठीक है,
अब बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है, देखो ये तो एसिड्स में कॉमन हुआ, अब बेस में देख लेते हैं। बेस में सभी में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, जिसमें नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्सिल आयंस इन कॉमन एंड दीज OH आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, यानी कि जो उनका बेसिक नेचर है वो इस हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से होगा, ठीक है। जितना OH आयन ज़्यादा होगा उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना OH आयन कम होगा उतना ही ये वीक होगा, ठीक है ना। तो एसिड्स इन वाटर सॉल्यूशन, अभी एसिड वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ठीक है। एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, बट दीज एसिड्स H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले नहीं रह सकते, है ना। दे एग्जिस्ट H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रहते हैं। ये H आयन अकेले नहीं रहेंगे, तो ये कैसे रहते हैं एसिड के अंदर, H3O से हाइड्रोनियम आयन बन के रहते हैं, ठीक है ना। तो H+ + H2O इज इक्वल टू H3O, ठीक है। बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, भाई बेसिस कैसे होते हैं वाटर सॉल्यूशन में, तो बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयन एंड दोज बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कली, यानी ये सारे बेसिस क्या होते हैं, ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और उसको क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर जब हम भी किसी एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं या किसी चीज़ को किसी भी सब्सटेंस को कंसनट्रेटेड करते हैं, तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी हम डाइल्यूट एसिड बनाते हैं तो डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए हमें वाटर के अंदर एसिड्स की क्वांटिटी को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालनी होती है और देन उसको स्ट्रिंग करना होता है। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो ये एसिड हमें हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनाने जा रहे हैं तो तब भी हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर ही एसिड को डिसॉल्व करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और काफ़ी हीट बाहर आ सकती है। अगर आप एसिड के अंदर ड्रॉप करके वाटर को डालने लगे ना तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और आपका हाथ भी जल सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड बनाएं ना, इनके सॉल्यूशन बनाएं, तो आप ध्यान रखें कि इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, ना कि वाटर को इनके अंदर, ठीक है ना। अभी देखिए इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी हमने इंडिकेटर्स देखे थे, जैसे ऑल्फैक्ट इंडिकेटर देखा था, बेस आपका नेचुरल इंडिकेटर्स देखा था और सिंथेटिक इंडिकेटर देखा था। आप देखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है। यूनिवर्सल मतलब हमेशा जो यूज़ किया जा सके, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिक कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, है ना। इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें कुछ ज़्यादातर कई सारे इंडिकेटर्स मिले हुए होते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और ये डिफरेंट कलर्स को शो करता है। अब देखिए आगे चलते हैं, pH स्केल के बारे में बात करते हैं। देखिए हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई सब्सटेंस वीक एसिड है, और कोई बेस स्ट्रॉन्ग कैसे है और कोई वीक स्ट्रॉन्ग मतलब वीक बेस कैसे है, ठीक है ना। इसका पता लगाते हैं हमारे pH स्केल के थ्रू, ठीक है ना। तो pH स्केल क्या होता है, बेसिकली इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयंस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, और इट हैव रीडिंग 0 to 14, ये 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग वाला एक स्केल है, ठीक है ना। इसमें अगर pH स्केल जो 7 को हम मेज़र कर रहे हैं, है ना, अगर हम 7 देख रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक और 7 से लेकर 14 तक, तो जो 7 है ये मिड वाला पॉइंट, इसको कहते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH लेवल पे जो 7 नंबर पे आता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। जैसे डिस्टिल वाटर है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्टिल वाटर क्या है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो अगर pH लेस देन 7 है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, और अगर pH हमारा मोर देन 7 है तो हमारा सॉल्यूशन है बेसिक, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, देखिए pH के हमारे हर डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना pH सेंसिटिव होते हैं, दे नीड ए स्पेसिफिक pH फॉर देयर ग्रोथ। जब हेल्दी ग्रोथ होनी है तो उसके लिए उनका स्पेसिफिक pH होना बहुत ज़रूरी है।
pH of our stomach is about 1 or 2 as our stomach produce HCl. हमारे स्टोमक का जो pH वैल्यू है 1 और 2 के बीच में होती है, क्योंकि हमारा जो पेट है वो HCl को प्रोड्यूस करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. pH को 2 दिखे when pH of our mouth is lower than 5.5. अगर 5.5 से नीचे हमारे माउथ का pH चला जाता है तो हमारे टूथ दिखे हो सकते हैं. when the pH of rain is less than 5.6 it is called acid rain. और अगर हमारे रेन का pH 5.6 से नीचे चला जाता है तो उस रेन को हम कहते हैं एसिडिक रेन. ठीक है. Bee sting leaves an acid which cause pain. To get over this pain we have to apply baking soda on its tongue area. अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब बी स्टिंग करती है ना तो वो एक एसिड को रिलीज करती है जिससे कि हमें क्या होता है, पेन होने लगता है. ठीक है. उस टाइम पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बेकिंग सोडा यूज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो बेकिंग सोडा उसे इस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारा जो पेन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा. अब बात करेंगे सॉल्ट के बारे में. सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड. सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती हैं तब ये बनता है. देखो जैसे हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करी थी तो कौन सी रिएक्शन हुई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है ना. और इससे मिलता है हमें सॉल्ट. अब केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स. ठीक है. 1 sodium hydroxide यानी कि NaOH. When electricity is passes through an aqueous solution of NaCl तो it decompose to form NaOH. जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में NaCl के तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. देखते हैं कैसे. सोडियम क्लोराइड प्लस H2O 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. कैथोड पे हमें मिलेगा क्लोरीन गैस रिलीज होगा. कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. और अगर हम देखें कि कैथोड पर ही हमें OH सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. यूजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. इन प्रोडक्ट्स के यूज़ क्या है. देखो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई उससे हम क्या करते हैं, उसे फ्यूल्स में, माइग्रेन्स में यूज़ करते हैं. Cl2 को हम वाटर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. ठीक है ना. NaOH यूजेज डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड पेपर मेकिंग. इसको पेपर मेकिंग में डिग्रीसिंग मेटल्स में यूज़ करते हैं. Cl2 प्लस NaOH कंबाइंड फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं ब्लीच फैब्रिक्स के रूप में, है ना, ब्लीच फैब्रिक्स के रूप में. अब बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2. फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2. It is produced by the action of chlorine on dry slake lime. जब हम ड्राई स्लेक लाइम पर क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. देखिए कैसे. Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये ड्राई फॉर्म में है हमारे पास, और इससे मिलता है हमें CaOCl2 प्लस H2O जो कि हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर. अब यूजेस देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के. ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करता है, कॉटन और लिनन को ब्लीच करता है. ठीक है. ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज. पेपर फैक्ट्री में ये पेपर वुड पल्प को ब्लीच करेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी हम इन्हें केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं. और ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. इसके बाद बेकिंग सोडा का यूज़ देखते हैं. बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. ठीक है. इट फॉर्म्ड व्हेन CO2 पासिस थ्रू एक्वस सोडियम क्लोराइड. जब हम इस सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में पास करते हैं तब हमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है. इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस. ये बहुत हल्का फुल्का है और नॉन कोरोसिव बेस है. When it is heated during cooking, it forms sodium carbonate and CO2. जब हम इसे कुकिंग के दौरान हीट करते हैं तो इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है. अब यूज़ देख लेते हैं बेकिंग सोडा के. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर को बनाने में
बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विथ वाटर, CO2 इज प्रोड्यूस। जब हम इसे हीट करते हैं और वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इससे CO2 गैस रिलीज होती है, और इस CO2 की वजह से ही जो ब्रेड और केक होते हैं ना वो काफ़ी फूले फूले से होते हैं, क्योंकि CO2 उसके अंदर भरी हुई है, एंड देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें बेकिंग सोडा किस में यूज़ करते हैं? बेकरीज में, स्पेशली बेकरीज में हम इसे यूज़ करते हैं। एंड इंग्रेडिएंट्स एंड एंटासिडिक, एंटासिड में भी हम इस बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। एंटासिडिक क्या था? एंटासिड मतलब कि ये अगर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही होती है तो हम एंटासिड खाते हैं, यानी कि वो क्या करता है? बेस का काम करता है और हमारे अंदर बढ़ी हुई एसिडिटी को ख़त्म करता है, क्योंकि वो वहाँ क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा उससे रिएक्ट करके, ठीक है। यूज्ड इन सोडा एसिड्स फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक्चुअली ना इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज को याद करके रखिएगा, एक एक नंबर में आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, और इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, यह एक बेसिक सॉल्ट है। अब देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O डेकाहाइड्रेट इज इक्वल टू सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, है ना। तो ये क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है। अब देखें इसके यूज़ क्या है। ग्लास में इसको यूज़ करते हैं, सॉप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में हम इसे यूज़ करते हैं, जब बोरेक्स बनाते हैं तब हम इसे यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट ऑफ फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जैसे कांच को साफ करना, क्लीनिंग, जो भी क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों में हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और पानी के अंदर हम इसे मिलाते हैं जब वॉश करते हैं हम कपड़ों को, तो ये वाटर की जो हार्डनेस है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, Na2CO3 इंटू H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O, जो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O है, ये 373 केल्विन पर ये हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, यानी POP, ठीक है। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम, जब इसमें पानी मिला देते हैं तो यह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Na2CO3 इंटू H2O प्लस H2O इज इक्वल टू Na2CO3 इंटू प्लस 2H2O इंटू 2H2O, ठीक है ना। ये क्या किया हमने, यहाँ पर जो हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी कि हेमीहाइड्रेट था, जब हमने इसमें वाटर मिलाया तो हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O मिला, ठीक है। अब यूज़ देख लेते हैं इसके। डॉक्टर्स यूज़ POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर जब होता है बच्चों को तो वो प्लास्टर जो डलता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही कवरिंग होती है, ये हार्ड होती है और बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है। फॉर मेकिंग टॉयज़ मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, ये काफ़ी टॉयज़ मेकिंग में यूज़ होता है, टॉयज़ मटेरियल्स में यूज़ होता है, डेकोरेशन में यूज़ होता है, और स्मूथ सरफेस के लिए, जैसे सरफेस को स्मूथ बनाना हो, इसके लिए भी हम इसे POP को यूज़ करते हैं। ये थे इसके डेली यूजेस। थैंक यू बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए, इससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।